आर्यन और उसके आदमियों ने जिया और छाया का एकदम बुरा हाल कर दिया था। उसके कपड़े फट चुके थे। वो सब उन दोनों को अजीब ही नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो दोनों कोई चीज़ हो खाने की। जिया अब तक बेहोश हो चुकी थी, तो वहीं छाया की हालत भी बहुत ख़राब थी। वहीं सिवान के रूम में सिवान ने कुमकुम का दुपट्टा निकाल कर फेंक दिया था। वो धीरे धीरे अपने हाथों को कुमकुम के चेहरे पर फिराने लगता है। सिवान जगह जगह पर कुमकुम की बॉडी को टच कर रहा था। कुमकुम बेहोशी की हालत में भी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, जैसे सिवान ना जाने कितनी ही गंदी चीज हो। वही हाल में छाया पीछे की ओर जा रही थी और आर्यन उसके पास आता जा रहा था। छाया पीछे होते होते दीवार से जा टकराती है। वो आर्यन को खुद से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आर्यन उसके फेस पे झुक के उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। छाया अपने चेहरे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है कि तभी बाहर से सबको एक तेज धमाके की आवाज़ आती है, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। आर्यन के आदमी गुस्से से बाहर देखने आते हैं कि घर का मेन गेट उड़ चुका था। उसके साथ ही वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ थीं, सब की सब ब्लास्ट हो चुकी थी। तभी उन सबको उस गेट से 3 बुगैती अंदर आती हुई दिखाई देती हैं। वो तीनों गाड़ियाँ आकर लाइन से खड़ी हो जाती हैं। उनमें से 3 हैंडसम बंदे बाहर आते हैं, लेकिन वह इस वक्त वो तीनों नरक के देवता की तरह लग रहे थे, जैसे आंखों से ही सब खत्म कर देंगे। अक्षत, कबीर और राज तीनों ही अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको देखकर उन गुंडों की पैंट तो गीली ही हो चुकी थी। क्योंकि वो तीनों कौन हैं ये सब जान के ही उनके तो पसीने ही छूट गए थे। वो तीनों अंदर जाते हैं कि तभी उन्हें जिया फर्श पर खून से सनी हुई दिखाई देती है। राज जिया की ओर बढ़ जाता है और उसे अपनी बाहों में भर के जगाने की कोशिश करता है। कबीर को देखकर छाया की आंखों में भी चमक आ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से आर्यन को धक्का देती है और भागकर आर्यन से लिपट जाती है। कबीर की आंखें छाया को देख के ही ज्वालामुखी बन चुकी थी। तभी पास में खड़ा अक्षत छाया की ओर देख के बोलता है, छाया बच्चा, कुमकुम कहाँ है? अक्षत की बात सुन के छाया रोते हुए ही उसे जवाब देती है, वो ऊपर है, शायद उस कमीने के पास। कबीर छाया को अपना कोट निकाल के पहना देता है। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसकर बंद कर रखी थी। राज जिया के चेहरे पे पानी डालता है, जिससे उसे होश आ जाता है। जिया राज को अपने सामने देख के फपक फपक कर रोने लगती है। राज भी कस के अपनी बाहों पर उसे भर लेता है। अक्षत ऊपर जाकर हर रूम को चेक करने लगता है। उसका दिल एक अनजाने डर से एकदम घबरा रहा था। तभी अक्षत सिवान के रूम के पास जा पहुंचता है। वो रूम अंदर से लॉक था। अक्षत गुस्से से उस रूम के डोर को पे पैर मारता है और वो डोर टूट जाता है। लेकिन सामने का नज़ारा देख के वो पूरा काल बन जाता है। शिवान कुमकुम के ऊपर झुका हुआ था और उसे किस करने ही वाला था। अक्षत गुस्से से उसके पास जाता है और उसे एक हाथ से ही उठा के बाहर की ओर फेंक देता है। अक्षत का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था।
वो सिवान के पास जाता है और उसे उठाकर उसे मारने लगता है और फिर उसे उठा के ऊपर से नीचे की ओर फेंक देता है। अक्षत के फेंकने से सिवान का एक पैर टूट जाता है और वो दर्द से एकदम चिल्लाने लगता है। अक्षत रूम में जाता है और कुमकुम को उठाकर अपने गले से लगा लेता है। आज अपनी जान की ये हालत को देखकर तीनों के तीनों डेविल की तो आंखों में आंसू आ ही गए थे। अक्षत कुमकुम के कपड़े ठीक करके उसे अपना ब्लेजर पहनाता है और बाहर लेके आ जाता है। कबीर और राज भी छाया और जिया को लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर जाते हुए अक्षत अपने आदमियों को बोलता है कि इस घर में जितने भी लोग हैं सब के सब बेस पे होने चाहिए, वो भी जिंदा के जिंदा। अक्षत के ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी सबको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विशाल वहाँ से भाग चुका था। जब उसे होश आया तो बाहर से ही आ रही आवाज़ों को सुन के वो समझ गया था और वहाँ से भाग गया था। सबके वहाँ से जाने के बाद वो घर ब्लास्ट हो जाता है। जहाँ कुछ देर पहले तबाही मची हुई थी, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख थी। अक्षत, कबीर और राज कुमकुम, छाया और जिया को लेकर अपने अपने फार्म हाउस चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद थी। उसके वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। वो तीनों अपनी मुट्ठियाँ भींचे हाल के सोफे पर बैठे डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, जैसे ये तूफान से पहले की शांति हो। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आती है और बोलती है, सर, कुमकुम नाम को कोई चोट नहीं आई है, वो सिर्फ बेहोश है, लेकिन उन्हें ड्रग्स दिया गया था। मैंने एंटीडोट दे दिया है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। वहीं छाया मैम डर की वजह से ही बेहोश हो चुकी हैं, उन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैंने उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है और उनकी बैंडेज भी कर दी है। जिया मैम को भी थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, उनको भी मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर पाएँ। उन तीनों को ही सुबह तक होश आ जाएगा। बाकी आप उनके हस्बैंड हैं, जानते ही हैं कि उनके साथ क्या करने की कोशिश की गई है, तो इस टाइम उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। डॉक्टर वहाँ से इतना कहकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो तीनों भी अपनी प्यारी प्यारी पार्टनर्स के पास जाते हैं, जिनका चेहरा हमेशा खिले हुए गुलाब की तरह होता था, वो आज पूरा का पूरा मुरझा गया था। उनको एक नज़र देखकर वो तीनों ही बाहर की ओर निकलकर चले जाते हैं। उनकी बुगाती एक बार फिर सड़क में हवाओं से बात करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो जंगल के अंदर होते हैं। अपनी कार से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर चल के जाते हैं। सामने एक बड़ा सा घर था जो कि पूरा गार्ड से घिरा हुआ था। वो तीनों अंदर जाते हैं और सीधा हॉल में लगी लिफ्ट से अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तीनों ही जाके अपनी अपनी जगह पर वहाँ पर बैठ जाते हैं। सामने शिवाय और आर्यन के साथ उनकी पूरी की पूरी पलटन पड़ी हुई थी। सिवान का पैर टूट चुका था और वह दर्द से बिलख रहा था, लेकिन उससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन तीनों डेविल को अपने सामने देखकर तो उनकी सांसें रुक चुकी थीं।
अक्षत अपने फेस पे बिना किसी एक्सप्रेशन के कबीर की ओर देख के बोलता है, आज का ऑपरेशन तुम और मैं मिलके करेंगे। राज अपनी जगह से उठता है और आर्यन के पास जाकर घुटनों के बल बैठ के बोलता है, मेरी जान को हाथ किसने लगाया था? आर्यन जो पहले से ही आधा मर चुका था, उसे अपने डर को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने किया था जो भी किया था। वह अपने आदमियों की ओर इशारा करके बोलता है। राज अपनी लाल आंखों से उन सब के पास जाने लगता है और वो सब डर के मारे पीछे होने लगते हैं। उनकी ये हालत देख के ही आर्यन और सिवान की भी हालत खराब हो चुकी थी। जब उनके साथ इतना किया गया है तो इन दोनों के साथ तो दोनों क्या करेंगे, ये सोच के ही उनकी रूह कांप गई थी। कबीर के इशारे पर शिवान और आर्यन को लेकर जाया जाता है और एक रूम जो कि ऑपरेशन थिएटर जैसा था वहाँ पर बांध दिया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन में यूज होने वाले सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स थी। कबीर और अक्षत अपने दोनों हाथों पर ग्लव्स पहन लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, कबीर पूछता है। इनका कनेक्शन सिस्टम ही काट देते हैं, अक्षत बोलता है। और फिर वह दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। शिवान और आर्यन दोनों की ही दर्द से चीख निकल पड़ती है, लेकिन उन दोनों डेविल्स के सामने तो बस अपनी जान का रोता हुआ चेहरा ही आ रहा था। थोड़ी ही देर में उन तीनों गार्ड्स को उन दोनों को जिंदा रखने का बोलकर वह वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह जो होने वाली थी। अक्षत, कबीर और राज तीनों वापस आ जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी प्यारी पार्टनर सोई हुई थी। वो तीनों भी सावन लेके आते हैं और उनको अपनी बाहों में भरकर सो जाते हैं। सबसे पहले कुमकुम की नींद खुली थी, क्योंकि उसे बेहोश किया गया था। कुमकुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने प्यारे से पति का मुखड़ा देख के उसके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। कुमकुम को अभी याद ही नहीं था कि कल उसका किडनैप भी हुआ था और बाद में भी वो होश में नहीं थी, तो उसे कुछ याद ही नहीं था। अक्षत को देख के कुमकुम के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो हल्का सा उठ के उसके माथे पर किस कर लेती है, फिर उसकी दोनों आँखों पे और उसके बाद उसके दोनों गालों को वह चूम लेती है और फिर उसके होठों पर हल्का सा किस करके वो बेड से उठने लगती है कि अक्षत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि वो तो कुमकुम के हिलने से ही उठ चुका था और सिर्फ सोने का ही नाटक कर रहा था। कुमकुम अक्षत के खींचने से सीधा जाकर उसके सीने पर गिरती है। फिर अक्षत की ओर देखते हुए बोलती है, तुम जग रहे थे? कुमकुम की बात सुन के अक्षत तो मुस्कुरा देता है और अपनी पकड़ उसके कमर पर कस देता है। अपनी हरकत के बारे में सोचकर कुमकुम के गाल तो शर्म के मारे लाल होते जा रहे थे। वो अपनी नज़रें झुका लेती है और फिर उठने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस देता है और एकदम से उसको पलट के उसके ऊपर ही आ जाता है और बोलता है, बीबी जो आग लगाई है उसको भी तो शांत कर दो। इतना बोल के वो कुमकुम को बोलने का मौका दिए बिना ही उसके होठों को चूमने लगता है और कुमकुम भी उसका पूरा साथ देती है। थोड़ी ही देर बाद
कुमकुम को सांस लेने में तकलीफ होने पर अक्षत उसके होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर आ जाता है। कुमकुम की आंखें बंद थीं और उसने कस के बेडशीट को मजबूती से पकड़कर रखा हुआ था। अक्षत एक नज़र कुमकुम को देखकर उसके गले पर किस करने लगता है। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आता है और उसकी पूरे शरीर पर अपने प्यार की निशानी देने लगता है, जिससे उस पूरे रूम में कुमकुम की सिसकियाँ गूंजने लगती हैं जो अक्षत को पागल बना रही थी। अक्षत ने थोड़ी ही देर में उसके शरीर को एकदम से लाल बना दिया था। कुमकुम की हालत एकदम खराब होती जा रही थी। वो अक्षत को रोकते हुए बोलती है, अक्षत प्लीज़, अब और नहीं झेल पाऊंगी। अक्षत भी उसकी बात समझ रहा था क्योंकि वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अक्षत कुमकुम से दूर होता है और उसे उठाकर अपने साथ वॉशरूम पर लेकर चला जाता है और दोनों साथ में शावर लेकर पानी बचाओ अभियान में योगदान देते हैं। वहीं छाया की भी नींद खुलती है तो कबीर पहले से उठा हुआ था और उसका सिर सहला रहा था। छाया कबीर को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे कल का वाकया याद आ जाता है और वो कबीर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। कबीर भी उसकी कंडीशन समझ रहा था तो वो भी उसे थोड़ी देर तक रोने देता है और उसके बालों पे अपना हाथ फेरता रहता है। थोड़ी देर में छाया एकदम शांत होती है तो कबीर उसे बोलता है, इतनी हसीन सुबह में भी कोई रोता है क्या यार? अगर तुम इतना रोगी तो कहीं मेरे बच्चे भी रोड लू हुए तो नहीं बना। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। तुम रोना बंद करो। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हमारे बीच तो कुछ हुआ भी नहीं है। छाया एकदम मासूमियत से बोली। छाया को देख के कबीर का दिल हिलोरे खा रहा था। वो छाया की कमर पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है और बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूं? अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तो कब से तैयार ही हूँ। कबीर की बेशर्म भरी बातें सुन के छाया की हालत खराब होने लगती है और वह कबीर को धक्का देकर वॉशरूम की ओर भाग जाती है। कबीर भी सिर्फ उसका मूड डाइवर्ट करना चाहता था। उसके जाते ही फिर से कबीर की आंखें एकदम सर्द हो जाती हैं और वो अपना फ़ोन लेकर बाहर की ओर चला जाता है। वहीं जिया के रूम में रात की जब नींद खुली तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती हैं। वो काफ़ी देर तक जिया के बाहर आने का वेट करता है, लेकिन जिया नहीं आती है तो राज उसकी फिक्र करता हुआ वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम में जिया शावर के नीचे बैठे खुद को रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। राज उसके पास जाता है और फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जिया ने अपने घावों को भी कुरेद दिया था। राज उसे रोकने लगता है तो जिया उसे गुस्से से डांटते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेशर्म आदमी? दिख नहीं रहा मैं किस हालत में हूँ? फिर भी बेशर्मों की तरह बस घुसे ही चले आ रहे हो। मैं कभी आई हूँ ऐसे अंदर जब तुम नहा रहे हो तब। जिया की बात सुन के राज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी फिक्र में ही अंदर आया था और वो लड़की उसे तेवर दिखा रही थी। वो अपने कपड़े सारे उतार देता है और बोलता है, लो हो गया हिसाब पूरा। राज की हरकत
से जिया शर्म से एकदम लाल हो जाती है और अपना मुंह फेर लेती है। राज जिया की हालत अच्छे से समझ रहा था। वो गुस्से से अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे अपने आगोश में ले लेता है। जिया भी खुद को संभाल नहीं पाती और रोते हुए बोलती है, आई नीड यू प्लीज। राज अभी ये सब नहीं चाहता था क्योंकि जिया की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके दर्द को देखकर कि वो भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसकी कमर पकड़कर उसे लिफ्ट कर देता है और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके अंदर समा जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों ही अपने प्यार के समुंदर में डूब के वापस आ जाते हैं और दोनों ही रेडी हो जाते हैं क्योंकि कल उन्होंने घर पे झूठ बोल दिया था, लेकिन आज दादी ने उन्हें अपना फरमान सुना दिया था। थोड़ी ही देर में सब लोग नाश्ता करके सिंघानिया हाउस के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दादी को अच्चन ने पहले ही सब बता दिया था। वो सब घर आते हैं तो कोई भी उनसे कोई भी सवाल नहीं करता है क्योंकि कोई भी उनके दर्द को बढ़ाना नहीं चाहता था। वो सब अंदर आते हैं तो दादी उन्हें बताती है कि उनकी शादी का मुहूर्त 1 वीक के बाद का ही है। सब लोग ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि दादी ने ये भी कह दिया था कि अक्षत और कुमकुम की शादी भी वो दोबारा कराना चाहती है। तो सब लोग जब तक उनकी शादी नहीं होती एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। दादी की बात सुन के तो वो तीनों लड़कों का मुंह सूज गया था। वहीं तीनों लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। वो तीनों उन तीनों को घूरते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं बाकी सब घर वाले बैठ के शादी की तैयारियां करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर विशाल एक अंडरग्राउंड जगह पर छुपा हुआ बैठा था। उसके आदमियों ने उसे बता दिया था कि आर्यन और शिवान को अक्षत ने पावर किया है। विशाल गुस्से से एकदम उबाल मार रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे अंडरवर्ल्ड पर राज करें। यहाँ तो उनके बेटों की हालत गली के कुत्तों के जैसी हो गई थी। विशाल अपने आदमियों को अक्षत और उसकी पूरी फैमिली पर नज़र रखने के लिए बोलता है और खुद एक कमरे की ओर चला जाता है जहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। वहीं निकिता और ईवान तो एकदम खुशी से झूम रहे थे क्योंकि उन्हें आर्यन और शिवान की खबर जो मिल चुकी थी और दूसरी बात ये थी कि मीरा की तबीयत भी ठीक होने लगी थी और थोड़ा होश में भी आई थी। निकिता अपना फ़ोन निकाल के बॉस को कॉल करती है और उसे इन सब के बारे में बता देती है। थोड़ी देर में बॉस की गाड़ी उस फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है और बॉस ब्लैक हुंडी और मैसेज पहने अंदर चला जाता है। निकिता और ईवान बॉस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज तक उन लोगों में से किसी ने भी बॉस का चेहरा तक नहीं देखा था। बॉस अंदर जाता है और डॉक्टर से मीरा के बारे में पूछता है। फिर उस रूम में चला जाता है जहाँ पर मीरा थी। वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है, तुम्हें होश में आना ही होगा क्योंकि एक तुम ही हो जो उसके बारे में जानती हो। मेरी जान के बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानती हो। तुम्हें बताना होगा कि वह कहाँ है। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को शांत ही रखता है
और थोड़ी देर के बाद वह वहाँ से निकल जाता है। निकिता और युआन अब भी उसको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो आंधी की तरह आया था और तूफान की तरह वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद बॉस की कार एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकती है और वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बना के अंदर की ओर बढ़ जाता है। उस घर के अंदर जाके वो एक रूम की ओर जाता है जिसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। बॉस अपने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के फोटो को छूने लगता है और फिर रोते हुए बोलता है, जान वापिस आ जाओ, मैं हर पल मर रहा हूँ तुम्हारे बिना। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर से कर देना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल का। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं हम दूसरे भाग पर।